या हाउस लिस्टिंग का सबसे अहम और संवेदनशील हिस्सा क्या होता है, वो है नजरी नक्शा। देखिए, ये कोई मामूली कागज पर खींची गई लकीरें नहीं है। किसी भी सर्वेक्षणकर्ता के लिए ये एक ऐसा रण क्षेत्र है जहां सटीकता ही जीत का एकमात्र पैमाना है। सर्वेक्षण की दुनिया में ना एक पुरानी और बहुत ही मशहूर कहावत अक्सर गूंजती है, नजरी नक्शा बना लिए तो गंगा नहा लिए। 5 मुख्य चरणों में डिकोड करेंगे। 1 महत्व और तैयारी, 2 सही दिशा और शुरुआत, 3 सांप सीढ़ी नंबरिंग, 4 सड़कें और लैंडमार्क और 5 चौहद्दी और अंतिम नक्शा तैयार करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, महत्व और तैयारी, यानी फील्ड के लिए खुद को तैयार करना। सबसे पहले हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी HLBU का ऑफिशियल लेआउट मैप सिस्टम या ऐप से डाउनलोड किया जाता है। इसके बाद असल मैदान में उतरकर स्वयं को उत्तर दिशा की ओर भौतिक रूप से अलाइन करना होता है। ये ओरिएंटेशन नक्शे को रियल वर्ल्ड से जोड़ता है। और इसके बाद आता है सबसे अहम कदम, उस पूरे आवंटित क्षेत्र का पैदल भ्रमण। गलियों की भूल भुलैया, बंद रास्ते और हर एक ढांचे को दिमाग में तब तक बैठाना होता है जब तक कि उस पूरे क्षेत्र का एक सटीक मेंटल मैप आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से छप ना जाए। अब आते हैं भाग 2 पर, सही दिशा और शुरुआत, यानी सटीक शुरुआती बिंदु खोजना। शुरुआत हमेशा उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा से ही होनी चाहिए। जब नक्शे को उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है तो उस ज्योग्राफिकल लेआउट का बिल्कुल ऊपरी बायां कोना ही वो ओरिजिन पॉइंट बनता है जहां से पहली संख्या लिखी जाती है। अब आप पूछेंगे कि ये नियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वो नियम है जो लाखों डेटा पॉइंट्स के बीच पूरे देश में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करता है। अब अगर शुरुआत नॉर्थ वेस्ट के उस कोने से हुई है तो ये सफर कहां जाकर रुकेगा? ये यात्रा असल में एक डायगोनल यानी विकर्ण रास्ते का अनुसरण करती है। सर्वेक्षणकर्ता पूरे क्षेत्र को एक रडार की तरह स्कैन करते हुए आगे बढ़ता है और यह पक्का करता है कि कोई भी संरचना छूट न जाए। अंततः यह एक भौगोलिक अनिवार्यता है कि पूरे ब्लॉक की मैपिंग का यह सफर नक्शे के बिल्कुल विपरीत छोर पर यानी निचले दाईं कोने पर दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट दिशा में ही जाकर समाप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, भवन नंबरिंग के नियम और हमारी दिलचस्प सांप और सीढ़ी तकनीक। भवनों को सही क्रम में नंबर देने के लिए एक बहुत ही खास टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसे हम सांप और सीढ़ी या स्नेक एंड लैडर पद्धति कहते हैं। इसे एक अखंड धागे की तरह समझिए जो पूरे मोहल्ले को आपस में पिरोता है। इसके नियम बहुत सख्त हैं। आपको मकानों की एक कतार में हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ना है और पंक्ति के अंत तक पहुंचने पर बिना कोई छलांग लगाए वहीं से मुड़कर ठीक अगली पंक्ति की शुरुआत करनी है। बिना किसी लॉजिक के मैप पर यहां वहां कूदने से भारी कंफ्यूजन फैलता है और पूरे ब्लॉक की जो व्यवस्था है वो नष्ट हो जाती है। क्रम हमेशा एक निरंतर बिना टूटने वाले प्रवाह में ही चलना चाहिए। लेकिन जरा रुकिए, बस्तियों के बीच से गुजरने वाली सड़कें अक्सर इस प्रवाह को तोड़ देती हैं और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। सड़क पार करते समय एक कड़ा नियम फॉलो करना होता है। सबसे पहले सड़क के एक तरफ की नंबरिंग पूरी तरह से खत्म की जानी चाहिए। इसके बाद एक दिशा सूचक तीर यानी एरो बनाया जाता है जो ये कंफर्म करता है कि काम किस दिशा में आगे बढ़ा है। और फिर ठीक उसी बिंदु के सामने सड़क की दूसरी ओर से आगे की नंबरिंग शुरू की जाती है। ये टेक्निक ये सुनिश्चित करती है कि बहुत ज्यादा उलझे हुए या एक जैसे दिखने वाले शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी सर्वेक्षणकर्ता अपनी दिशा का बोध कभी ना खोए। इस नंबरिंग के फॉर्मेट को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये इस नक्शे की एक सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने जैसा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जगह पर मुख्य नंबर 4 लिखा है और उसके साथ ब्रैकेट में 2 दर्ज है। इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है। मुख्य नंबर 4 एक पूरी की पूरी इमारत या भवन को दर्शाता है, जबकि ब्रैकेट के अंदर मौजूद संख्या ये क्लियर करती है कि उस एक ढांचे के भीतर कितने अलग अलग जनगणना मकान या परिवार इकाइयां मौजूद हैं। अब हम पहुंच गए हैं भाग 4 पर, सड़कें, गलियां और लैंडमार्क, जो नक्शे को असल मजबूती देते हैं। नक्शे में भवनों की प्रकृति और उनकी बनावट को हम कुछ यूनिवर्सल ज्यामितीय प्रतीकों यानी सिंबल्स के जरिए दिखाते हैं। जो अस्थायी ढांचे होते हैं जिन्हें हम कच्चे मकान कहते हैं, उन्हें एक त्रिभुज या ट्रायंगल के प्रतीक से दर्शाया जाता है। ये उनकी अस्थिरता का संकेत है। इसके विपरीत स्थायी और पक्के आवासीय ढांचों को एक ठोस वर्ग या स्क्वायर के माध्यम से पहचाना जाता है। इसके अलावा आसपास के माहौल को नक्शे पर उकेरना इस पूरे प्रोसेस को जमीन से जोड़ने का सबसे पावरफुल तरीका है। एक सुनसान इलाके में मौजूद कोई अकेला चापाकल हो, सदियों पुराना कोई मंदिर हो या एक शांत तालाब, ये केवल भौतिक चीजें नहीं हैं। ये वो महत्वपूर्ण विजुअल एंकर्स हैं जो कागज पर खींची गई अमूर्त रेखाओं को कठोर वास्तविकता से बांध देते हैं। ये लैंडमार्क्स भविष्य में आने वाले ऑडिटर्स और अन्य सर्वेक्षणकर्ताओं के लिए एक अचूक गाइड का काम करते हैं और ये पक्का करते हैं कि जो कुछ कागज पर ड्रॉ किया गया है वो हूबहू वास्तविक दुनिया से मैच करे। और अब हमारा आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, भाग 5, चौहद्दी और अंतिम नक्शा, सटीकता सुनिश्चित करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने अत्यधिक परिश्रम, इतनी बारीक नंबरिंग और जटिल रास्तों को दर्ज करने के बाद ये रफ ड्राफ्ट एक अंतिम और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कैसे तब्दील होता है? वो आखिरी मोहर क्या है जो इस नक्शे को पूरी तरह से प्रमाणित और हमेशा के लिए सुरक्षित कर देती है? इसका जवाब छिपा है चौहद्दी दर्ज करने की हमारी सदियों पुरानी दक्षिण एशियाई परंपरा में। ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये जमीन के एक टुकड़े को उसके सामाजिक और कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट में मजबूती से स्थापित करने का तरीका है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस मैप किए गए ब्लॉक की चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित विशिष्ट पड़ोसियों के नाम आपको स्पष्ट रूप से दर्ज करने होते हैं। ये वो मास्टर स्ट्रोक है जो उस भौगोलिक क्षेत्र को समय और स्थान में हमेशा के लिए लॉक कर देता है और उस निर्जीव डेटा को वहां रहने वाले वास्तविक लोगों के साथ जोड़ देता है।